हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का एक नया थिंकर रूसो, यानी कि जीन जैक्स रूसो। तो अब तक की 13 क्लासेस हम ले चुके हैं, नहीं देखी तो जाकर के चेकआउट कर लेना। ओल्ड वीडियोस की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, यानी कि उसमें हम सारे थिंकर्स ऑलरेडी हम करा चुके हैं, तो वो भी अटेंड कर लेना। इस वीडियो के एंड में यहीं पर स्क्रीन पर शो हो जाएगी, मतलब जब जैसे ही वो लेक्चर पूरा होगा ना वहीं पर शो कर दूँगी, वहीं से आप देख लेना, अटेंड कर लेना, ठीक है। बाकी सीरीज तो आपकी चल ही रही है। कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि भाई आपका एग्जाम कब है, पेपर पैटर्न क्या है, यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है। हमें पता होना चाहिए ना कि भाई BA 4 सेमेस्टर में किस किस यूनिवर्सिटी में कौन से स्टूडेंट्स किस पेपर पैटर्न से एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आती है वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसकी जो PDF है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चेकआउट। तो सबसे पहले इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, इनका जीवन परिचय, कैसा इनका जीवन रहा। वैसे इनके बारे में ना जितनी भी बात करें ना, ये सबसे ज़्यादा दुखदाई फिलोसफर में से एक माने जाते हैं, यानी कि लाइफ में हमेशा इन्हें दुख ही मिला है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें, सब कुछ तो हमने इंक्लूड नहीं किया, लेकिन जो हाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हमने इंक्लूड किया, थोड़ा बहुत आपको पता हो जाना चाहिए। सो रूसो का जन्म 28 जून 1712 को जेनेवा में हुआ, ठीक है। जेनेवा क्या है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल। सो रूसो के जन्म के साथ ही उसकी माँ का भी देहांत हो गया, ठीक। उसका जो पिता था वो आइजैक एक दक्ष घड़ी साज था, लेकिन अपनी फिजूल खर्ची और वासना जन्य बहुत सारे से दुर्गुण थे। उसकी वजह से रूसो का वो सही तरीके से पालन पोषण भी नहीं कर पाया, ना ही उसकी एजुकेशन वो करा पाया, ठीक है। जो एक बेसिकली जो पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चे को लेकर के, वो भी नहीं करा पाया। तो रूसो का जो बचपन था ना, उसको वो बचपन में वो प्यार मिला ही नहीं। वो माँ तो बचपन में उसको छोड़कर चली गई थी, लेकिन जो पिता थे उन्होंने उनकी जो जिम्मेदारी थी उन्होंने वो निभाई नहीं, तो वो उनको जो पिता का प्रेम है उससे भी उसको वंचित रखा, ठीक है। 10 वर्ष की आयु में, मतलब अगर मैं आपको और ज़्यादा डीप में दिखाऊँ ना, अगर आपको इंडिविजुअल अगर इसके बारे में आप पढ़ोगे ना, रिसर्च करोगे, तो आपको ये भी देखने को मिलेगा इसका जो फादर था, इसका जो पिता था, वो इतना ज़्यादा क्रूर था कि इसको कमाने के लिए बाहर मजदूरी पर भेजा करता था, खुद शराब पीता था, ठीक है। इसको कपड़े, मतलब सारे कपड़े उतरवा करके इसको डांस कराता था, मतलब इस तरह की चीज़ें, इसकी तरह की हरकतें इसके साथ किया करता था, ठीक है। यानी कि बचपन से ही इसको मिसबिहेव बहुत ही बड़े लेवल पर हुआ है। बचपन से इसने ये सब कुछ फेस किया है जो एक बच्चे को नहीं करना चाहिए। सो 10 वर्ष की आयु में रूसो के जो पिता थे उन्होंने रूसो को त्याग दिया, ठीक है। और उसके बाद उसका जो पालन पोषण था उसका भार उसके सगे संबंधियों पर आ पड़ा। अब सगे संबंधी जितने भी रिलेटिव हैं वो कहाँ किसी के बच्चे को पालेंगे, वो मतलब बस दूसरे तो दूसरे ही होते हैं ना, अपने माँ बाप ही तो सही तरीके से आपका पालन पोषण कर पाते हैं। दूसरे सगे संबंधी जितने भी रिलेटिव्स हैं वो आपको कहाँ रख लेंगे। लेकिन उन्होंने भी इस तरह से अपना दायित्व का ठीक तरीके से निर्वाह नहीं किया। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ही लेंगे, एक तो उनके ऊपर ज़बरदस्ती वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ गई दूसरे के बच्चे की, है ना। फिर उसको वो कैसे कंप्लीट करेंगे, नहीं कर पाता है वो। रेयर ही बहुत कम लोग होते हैं जो कर पाते हैं, लेकिन नहीं हो पाता, ठीक है। रूसो के केस में भी कुछ ऐसा हुआ। तो रूसो का जो ज़्यादातर जीवन था, ज़्यादातर उसकी जो लाइफ थी वो घुमक्कड़ भरी रही। अपने जीवन में वो हमेशा भटकता रहा, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, यानी कि इस बीच में उसके साथ जितना भी ये मिसबिहेव हुआ ना, मतलब ना तो उसको पढ़ाया लिखाया गया, ना ही उसको कुछ सिखाया गया, उसकी परवरिश भी बेचारे की बस ऐसी हुई है। तो वहाँ से वो निकल करके, एक खासकर ये बात है कि उसके जो फादर थे उन्होंने ही उसको त्याग दिया था, ठीक है। वो अलग ही दुनिया में था, उसको यही नहीं पता कि उसका जो बच्चा है वो किस सिचुएशन को फेस कर रहा है। तो 1778 में लगभग होने की वजह से 66 ईयर की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। और इसी तरह के बड़ी ही करुणिक स्थिति में, यानी कि एक दयनीय स्थिति थी रूसो की, उसमें उनका जीवन समाप्त हो गया। इनकी लव लाइफ की भी बारे में बात की जाती है। इनकी जो लव लाइफ थी वो भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुई थी, यानी कि इन्होंने एक जिस लड़की से प्रेम किया था उसने भी इनको बीच में धोखा दे करके वो छोड़ करके चली गई। तो वहाँ से भी इनको आघात मिला, यानी कि जीवन के हर एक फेस में इन्हें सिर्फ और सिर्फ धोखा और जो त्याग है भाई। माँ तो इनकी तभी मर गई थी जब इनका जन्म हुआ था। पिता ने भी इसको त्याग दिया था, साथ में जो एक इनकी प्रेमिका थी उन्होंने भी इसे त्याग दिया था, ठीक है। तो हर जीवन में इस तरह की चीज़ें इन्होंने देखी। So Russo was born in 28 June 1712 in Geneva with the birth of Russo, his mother also dead. His father Isaac was a skilled watchman, but due to his extravagant and other lust, he failed to make proper arrangements for the Russos' upbringing and education's initiations. Therefore, Russo was deprived of affection since childhood. At the age of 10, Russo's father gave up Russos. As a result, the burden of his upbringing fell off his relatives, but he do not properly maintain his obligations. From this point of view, most of Russo's life remained stroller. He wandered in his life. He died at 1778 and died at the age of 66. In this way, Russo's life come to an end in very perceived situations.
आगे हम बात करेंगे रूसो की रचनाओं के बारे में, रूसो के कंपोजिशन के बारे में, क्या क्या उन्होंने किताबें लिखी। देखो ये सबसे पहली जो किताब है ना, जिसमें ए डिस्कोर्सेस ऑन द मॉरल इफेक्ट ऑफ आर्ट एंड साइंस, कला और विज्ञानों के नैतिक प्रभाव पर एक निबंध, इनकी 1750 में ये पब्लिश हुई थी। इसी किताब की वजह से ये दुनिया में जाने गए, ठीक है। इसी किताब के बाद में इनकी जो प्रसिद्धि थी वो चमकने लगी, वो आगे बढ़ने लगी, ठीक है। दूसरी थी व्यक्तियों में असमानता के उद्भव पर एक निबंध, एक डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ द इनइक्वालिटी अमंग मैन, 75 में पब्लिश हुई थी। थर्ड है राजनीतिक अर्थशास्त्र पर एक निबंध, एक डिस्कोर्सेस ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमिक, 1758 में ये पब्लिश हुई थी। इसके बाद सामाजिक समझौता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड फेमस थे। यानी कि इन्होंने भी, मतलब ये जो किताब थी ना सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। शैक्षिक ग्रंथ द एमाइल, इसके बाद जो 6 बुक है पोलैंड के शासन पर विचार, इनकी कंसिडरेशंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड, ये इनकी डेथ के बाद ये पब्लिश हुई थी। और दूसरी भी इनकी डेथ के बाद ही हुई थी, कन्फेशंस, यानी कि अर्थात आत्मस्वीकृति या आत्मकथा, ठीक है। तो ये कुछ 7 टाइप की इनकी बुक्स हैं, जिनमें सबसे फर्स्ट जो हमने बात की है डिस्कोर्सेस ऑन द मॉरल इफेक्ट ऑफ आर्ट एंड साइंस, ये इसकी वजह से ये फेमस हो गई, इसकी वजह से इन्हें सक्सेस मिली, जो भी जीवन में मिली, जो भी इन्हें आज हम पढ़ पा रहे हैं, तो इनकी वजह से ही पढ़ पा रहे हैं। आगे हम बात करेंगे रूसो का सामाजिक समझौता, जिसमें सबसे पहले मानव स्वभाव के बारे में बात करेंगे कि रूसो मानव स्वभाव को क्या, मतलब कैसे डिफाइन करता है। वह मनुष्य स्वभाव को प्राकृतिक दृष्टि से अच्छा घोषित करता है। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता उसके स्वभाव के जन्मजात गुण है। उसमें न तेरे मेरे की भावना होती है, न ही भविष्य के प्रति कोई चिंता होती है। वह घृणा, द्वेष और अहंकार आदि की दुर्भावना से मुक्त होता है। वह निर्भय, शांति प्रिय और स्वयं में सुखी और असंतुष्ट रहने के गुणों से युक्त होता है। नैतिक और अनैतिक पाप पुण्य की भावना को उसके लिए कोई महत्व नहीं होता। रूसो ने मानव को स्वभाव की जो दृष्टि है वो सर्वथा निष्पाप और निर्दोष माना है। यानी कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक प्राकृतिक अवस्था को उन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है कि जहाँ पर शांति होती है, व्यक्ति निर्भय है, शांतिप्रिय जीवन अपना व्यतीत कर रहा है, सुख है, संतुष्टि है उसको, है ना। तो यानी कि वो क्रूर, जिस तरीके से बाकी होब्स और लॉक के जो मानव स्वभाव के विचार जब आप पढ़ेंगे, उन्होंने क्रूर भी बताया, उन्होंने एक तरफा एक ने अच्छा बता दिया, तो इन्होंने यहाँ पर इन दोनों से बिल्कुल विपरीत चीज़ें बताई है मनुष्य स्वभाव को लेकर के, कि प्राकृतिक दृष्टि से वो अच्छा है, नेचुरली वो अच्छा है। वो बात अलग है कि जीवन में जो चीज़ें वो फेस करता है उसके हिसाब से उसका नज़रिया बदलता जाता है, ठीक है। So human natures that man declared natural point of view, freedom and self-reliance has a cognitive qualities of its nature. He has neither my feeling, not worry about the future. He is freed from the maladies of hatred, malice and ego, etc. He is fearless, peace-loving and happy in self and with the quality of staying satisfied. Ethical, immoral, sinful feelings of virtues have no importance to him. Rousseau has considered human to be completely sinless and innocent in terms of the nature. ठीक है, अब बात करेंगे प्राकृतिक अवस्था के बारे में, नेचुरल स्टेज के बारे में। सो वह प्राकृतिक अवस्था का चित्रण करते हुए कहता है कि उसमें मनुष्य जीवन शांत, सरल, संतुष्ट और सुखमय था। यानी कि वो कहता है कि प्राकृतिक जो अवस्था थी वो सबसे अच्छी मानी जाती। He depicts the natural state and says that human life was a calm, simple, satisfied and happy. तो मनुष्य प्रकृति की गोद में स्वच्छंद जीवन व्यतीत करता था, यानी कि वो अपनी इच्छा से, प्रकृति की गोद में अपनी इच्छा से जीवन बिता रहा है, वो बहुत ही खुश है वहाँ पे। मैन यूज्ड टू लाइव ए फ्री लाइफ इन द लैप ऑफ नेचर, ठीक है। उसे न किसी का डर था, न किसी का भय था, न किसी की चिंता थी। ही हैड नोन नाइदर फियर नॉर फियर ऑफ एनीवन, किसी भी तरीके का कोई भी फियर, भी डर नहीं था उसके अंदर, और इस तरह वह एक आदर्श बराबर का मस्ती भरा जीवन जीता था। इन दिस वे ही इज लाइव्ड इन आइडियल बारबैरिक लाइफ, ठीक है। यानी कि जो रूसो हैं उन्होंने प्राकृतिक अवस्था को काफ़ी अच्छा बताया है, लेकिन इसके बाद उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने सामाजिक समझौते का भी समर्थन किया है। वो क्यों, हम आगे बात करेंगे। कारण क्या थे उनके सामाजिक समझौते के, सोशल एग्रीमेंट के क्या रीज़न थे कि रूसो के अनुसार एक आदर्श प्राकृतिक अवस्था अधिक दिनों तक जीवित न रह सकी। यानी कि जो संतुष्टि भरा जीवन, शांति में, सुख में जीवन जो लोगों का चल रहा था प्रकृति में, है ना, वो ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाया। उसका क्षण क्षण विनाश होने लगा, यानी कि धीरे धीरे ग्रेजुअली वो डिस्ट्रक्शंस होने लगा उसमें। उसके विनाश का कारण था व्यक्तिगत संपत्ति का उदय। So according to Rousseau, an ideal natural state could not surviving for long. His gradually destructions started. The reason for its destructions was the rise of personal property. कि लोगों के अंदर एक लालच आने लगा अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी रखने का, फिर उसको बढ़ाने का। अब जब पर्सनल प्रॉपर्टी होगी तो उसकी रक्षा को लेकर के, उसकी सेफ्टी को लेकर के एक डर भी बना रहेगा, ठीक है। तो उसको लेकर के कि सबसे ज़्यादा जिसके पास प्रॉपर्टी होगी वही पावरफुल होगा,
तो वो जो एम्बिशियस थे वो लोगों के बढ़ने लगे। तो इसी वजह से प्राकृतिक अवस्था में जो शांति, जो सुख था, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। ठीक है, फिर पड़ती है इसका स्वरूप उन्होंने कैसा बताया कि सामाजिक समझौता ज़रूरी था। उसका स्वरूप, उसका स्ट्रक्चर्स कैसा था, नेचर कैसा था सोशल एग्रीमेंट का। रूसो कहता है कि समाज की इस अशांत और संघर्ष की स्थिति को समाप्त करने और एक शांत, सुव्यवस्थित और सुखी जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्ति मिलकर एक समझौता करते हैं, जिसमें हम अपने सामूहिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को समाज के अविभाज्य अंग के रूप में ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम सभी व्यक्ति एक सामाजिक समझौता करेंगे, सोशल एग्रीमेंट करेंगे, जिसमें हम हर व्यक्ति को समूह का मेंबर मानेंगे और मतलब अविभाज्य, यानी कि उसको वहाँ से हटा नहीं सकते, उसको समूह से बाहर निकाल नहीं सकते, क्योंकि आप समाज के ही वर्ग से रिलेटेड हो। ठीक है, उसके सुख के बारे में बात करेंगे, उसकी जो भी अधिकार है उनके बारे में भी चिंता होगी उसमें। तो हम में से ही कोई एक लीडर होगा जो ये सब मतलब चीज़ें हैंडल करेगा, और मतलब हम में से किसी एक को इतनी पावर देनी पड़ेगी ताकि वो चीज़ें मैनेज हो सके। ठीक है, समूह में ही। ठीक है, तो ये जो अराजकता की स्थिति है, ये ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर डोमिनेंट की जो स्थिति है वो ख़त्म हो जाए। सो एन इंडिविजुअल टुगेदर मेक ए कॉम्प्रोमाइज टू एंड इज ए ट्रिबलेंट एंड स्ट्रगल इन सोसाइटी एंड अचीव द गोल ऑफ क्विट वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड हैप्पी लाइफ in which we accept every person in our collective form as inseparable part of society। ठीक है, तो सामाजिक समझौते के कारण उन्होंने कहा कि सोशल कॉन्टैक्ट होना चाहिए, क्योंकि हम उस सिचुएशन पे आकर के पहुंच चुके हैं जहां पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सोशल एग्रीमेंट के बिना चीज़ें आगे बढ़ बढ़ेंगी। अदरवाइज इंसान को ख़त्म कर देगा और सभ्यता, जो मानव सभ्यता है, वो इस धरती पर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। जो सामाजिक समझौता है रूसो का, उसमें क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो समझौते से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित नहीं होती है। ठीक है, मतलब उसकी जो फ्रीडम है वो बनी रहेगी, हम वो लिमिटेड नहीं होगी। ठीक है, समझौते से सामान्य इच्छा का निर्माण होगा जो सदैव शुभ और लोक कल्याणकारी चरित्र की होती है। तो रूसो केवल सामाजिक समझौते का समर्थन करता है, किसी राजनीतिक समझौते का नहीं। वो केवल और केवल सोशल एग्रीमेंट को सपोर्ट करता है, पॉलिटिकल एग्रीमेंट का कहीं पर भी कोई जिक्र उसने नहीं किया है। सो ए पर्सन फ्रीडम इज नॉट टू लिमिटेड बाय एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट क्रिएट ए जनरल डिजायर। तो जो जनरल डिजायर, सामान्य इच्छा है, वो भी दो प्रकार की होती है, आगे हम बात करेंगे। ठीक है, विच इज ऑलवेज ए ऑस्पिशियस ए पब्लिक वेलफेयर कैरेक्टर। रूसोज ओनली सपोर्ट द सोशल एग्रीमेंट, नॉट एनी पॉलिटिकल एग्रीमेंट। ठीक है, कि ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, डोमिनेट नहीं किया जा रहा है, नहीं कोई गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया जा रहा है। यहाँ पर हम सोशल एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं ताकि जो प्राकृतिक अवस्था का जो विनाश हो रहा है, जो अराजकता फैल रही है, उसको रोक सके। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत, रूसोस थ्योरी ऑफ जनरल विल, जो काफ़ी फेमस भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो इसमें दो टाइप की इच्छा की बात करता है, एक यथार्थ और एक आदर्श, एक एक्चुअल है और एक रियल है। तो एक्चुअल में क्या कहता है कि जो यथार्थ है वो इच्छा मानव इच्छा का व्यंग है, जो स्वार्थ प्रेरित और अस्थिर है। ठीक है, उसमें सामाजिक हित की अपेक्षा व्यक्तिगत हित को प्रधानता दी गई है। तो रियल डिज़ायर इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डिज़ायर। ठीक है, रियल डिज़ायर का मतलब होता है, रियल विल का मतलब होता है जहाँ ह्यूमन डिज़ायर इंक्लूड है, जहाँ हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ इंक्लूड है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, अपने हित के बारे में सोचेगा, विच इज़ सेल्फिशली इंस्पायर्ड एंड अनस्टेबल। देयर फॉर इट हैज़ प्रिडोमिनेंस ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट रैदर देन सोशल इंटरेस्ट। ठीक है, उसे समाज से कोई लेना देना नहीं है, समाज कहीं पर भी कुछ भी करे उसे नहीं है, उसे अपने व्यक्तिगत इच्छा को पूरा कर रहा है। तो ये कहाँ आता है? एक्चुअल विल में आता है। ठीक है, एक है दूसरी है आदर्श इच्छा, यानी कि रियल विल, जैसा इसका नाम है वैसे ही इसका मीनिंग्स भी है। तो ये जो यथार्थ इच्छा से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल इसके विरुद्ध काम करती है। ये मनुष्य की वो इच्छा है जो विवेक और लोक हित पर आधारित है। इसका जो उद्देश्य वो संपूर्ण समाज का हित है, यानी कि द आइडियल डिजायर अगेंस्ट रियल डिजायर, द डिजायर ऑफ मैन विच इज बेस्ड ऑन कंसेंस एंड पब्लिक इंटरेस्ट। इट्स पर्पज, इट्स ए इंटरेस्ट ऑफ होल सोसाइटी। यानी कि जो दूसरी इच्छा है, ये इच्छा मनुष्य की वो इच्छा होती है जहाँ पर हर एक काम जो किया जाता है वो समाज को सेंटर पॉइंट में रख करके किया जाता है, कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो इसका जो फल है, इसका जो रिजल्ट है, इसका जो बेनिफिट्स है, वो समाज के हर एक वर्ग को मिले। ठीक है, वेलफेयर के बारे में चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, सो मेक श्योर यहाँ तक की चीज़ें रूसो से रिलेटेड आपको क्लियर आउट हो चुकी होंगी। लेकिन फिर भी कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना डाउट यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें जितने भी टॉपिक थे ना वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझाए हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की कंप्लेन होती है मैडम आप लेंथ ही नहीं पढ़ाते हो, आपने थोड़ा शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट नहीं है, ग्रेजुएशन लेवल पर जितना आपके लिए ज़रूरी है उतना ही मैंने लेक्चर्स में इंक्लूड किया है। अदरवाइज़ अगर आप मास्टर्स में आएंगे ना, फिर आप जब अगर रिसर्च में आएंगे तो और डीप
पढ़ने का आपको मौका मिलेगा, लेकिन ग्रेजुएशन में जितना होना चाहिए उतना हम आपको कराते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप एक वर्ड से 10 वर्ड उसे आराम से इंक्लूड कर सकते हो। तो आप एक वर्ड को 10 लाइन में कैसे एक्सप्लेन करना है ये आप में हुनर आ जाएगा। लेकिन जब आप किसी चीज़ के बारे में जानते ही नहीं, उसके अर्थ के बारे में जानते नहीं है, तो आप उसे कैसे समझोगे और आप उसे सामने वाले को कैसे एक्सप्रेस करोगे, कैसे समझाओगे। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में हो रट्टे वाली जो चीज़ें होती है वो 12th तक आपकी चल चुकी हैं। अब ग्रेजुएशन में आपको थोड़ा समझ करके चलना पड़ेगा, एक एक वर्ड को, कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, सो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।